मित्रों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? नमस्ते। क्या खुशखबरी है आज की? नमस्ते सर। नमस्ते सर। अच्छे नमस्ते। अच्छे हैं, मजा में। मनीष जी, कल का absent लग गया आपका। हाँ हाँ सर, कल एक क्लाइंट ने बुला लिया था मुझे ना, 5 पॉलिसी का तो फटाफट वहाँ फिगर, चला गया था पॉलिसी लोधी नंबर रोड। बताओ। 5 पॉलिसी कल और आज में। अब कल जो क्लाइंट से मिला था उन्होंने जीवन लक्ष्य लिए है। आज डॉक्यूमेंट भेज दिए मुझे अपने, तो उनका जीवन फॉर्म लक्ष्य भरा कितने जाएगा करोड़ आज। का? जीवन लक्ष्य 10 लाख का बोला उन्होंने। ठीक है, कुछ तो आता है क्या प्रशांत भाई? कुछ तो आता है ना, नहीं से तो कुछ तो हाँ। आता है। हाँ, ठीक है, लेकिन कल का अभी तो आपका यही absent का पेनल्टी लगेगा। कल आपको फिर से एक जीवन लक्ष्य देना ही पड़ेगा, चाहे 10 लाख का जीवन लक्ष्य दे दो या 1 लाख रुपए प्रीमियम दे दो। ये आपकी हेलो। पेनल्टी रहेगी। ठीक है सर, बिल्कुल। और कल शाम को आपको अपडेट करना ठीक पड़ेगा हमारे सारे मित्रों के सामने। जी। ठीक सर। जो आपके आपके अंडर में काम करते हैं। अब आप सब दिल्ली से ही हैं। नहीं सर, हम पूरे भारतवर्ष से, हम सब हिंदुस्तानी ही हैं सर, पूरे भारतवर्ष से हैं सर। आज हम लोग पॉलिसी की है। जी। हमने आज एक बीमा किया है 914 1 लाख। 1 लाख का प्रीमियम लाया ना? हमने बीमा ही 1 लाख का है। प्रीमियम कितना लाया? बीमा छोड़ो, प्रीमियम बताने का। प्रीमियम था 5961 रुपए ईयरली। मतलब 6,000 का मतलब हो गया 6×9। चलो, बहुत बहुत बधाई नीरज भी आपको। रंजीत जी फिगर बताओ फटाफट। स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड कल हमारे तुरंत। रंजीत जी स्कोर कार्ड बताइए रंजीत जी। रंजीत जी। प्रशांत जी आज का काम बताया जाए। सर ये थोड़ा ब्रेकेज आ रहा है सर वॉइस में, हाँ अब ठीक होगा सर, अब ये ठीक होगा। रिकनेक्ट करना पड़ता है। जी प्रशांत जी आज का स्कोर बताइए। ये थोड़ा सर नेट का इश्यू लग रहा है मेरे को। जी हो सकता है। आज का एक्चुअली अपॉइंटमेंट है सर, मंडे को। मंडे को पंच। ठीक है जी। एक शायद कल हो सकती है। एक्चुअली आज जो प्रोस्पेक्ट है, आज के 2 prospect हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो एक मीटिंग मंडे को है और एक शायद कल या तो परसों हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजीत जी स्कोर बताइए आज का। यानी आज कुछ प्रोडक्शन नहीं है जाएगी। बट प्रोस्पेक्ट है मेरे पास। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, स्कोर बताइए स्कोर आज का हेलो। स्कोर। रंजीत जी मैंने स्कोर पूछा, बच्चे गिनती करने लगे क्या? नहीं सर, नहीं बच्चे गिनती निकले। एक्चुअली सर आज मैं बीमार था, आज पूरे दिन सुबह ब्लड टेस्ट करके आया हूँ और पूरे दिन आज घर पे ही हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको बीमार होने के लिए। आप अगर ज़्यादा बीमार होते तो ज्वाइन नहीं करते, आप कम बीमार होकर के छूट गए। इसका मतलब मार्च का महीना तहलका वाला महीना आने वाला है, तो जो बीमारी आज खत्म हो जाएगी। आपकी टेस्ट वगैरह करा लिया है ना, तो आज बीमारी सब खत्म हो जाएंगे और आगे पूरे मार्च में आपको बीमार होने का टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी। नहीं सर, इसीलिए मैंने मेरा एक कान ब्लॉक हो गया, इसलिए मैं सर कम ही सुन पा रहा हूँ। ये मैंने अच्छा है, ऑटोमेटिक ये अपने आप अच्छा बंद है, हो ये गया। अच्छा है। इसको ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई ना बोलेगा ही नहीं अपने को, कस्टमर के सामने जाने का, फॉर्म साइन कराने का, चेक साइन कराने का, कान में रुपया डाल देने का, कुछ भी बोले नहीं सर साइन करना है, चेक साइन करना है, कुछ भी नहीं सुनना। दोनों भगवान करे दोनों ब्लॉक हो जाए मार्च में। सर सर मैं इन लोगों से बड़ी ऊंची आवाज में बात करने लगा हूँ। सर कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करें। हाँ, आप अच्छे डॉक्टर बाकी को मैं दिखाइए। फोन तो फॉलो अप लेते रहा। आपके सामने अच्छा हॉस्पिटल है, बत्रा हॉस्पिटल, वहाँ पे कोई ENT के अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखाइए। अदरवाइज आप आ जाइएगा पश्चिम बिहार में, हमारे डॉक्टर हैं मित्र, उनसे दिखवा देंगे आपको। ठीक सर, शुक्रिया सर। ठीक है, लेकिन कान का बहरा होना बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये साइन है आपके लिए मार्च में, कि मार्च में आप कोई भी चीज़ अनसुना करने वाले हो, सिर्फ अपने लक्ष्य के।
आपका लक्ष्य जो 1000 पॉलिसी का जो आपने रखा है, मैं चाहूंगा कि सभी दोस्तों के सामने फिर साक्ष्य के रूप में दोहरा दें जी। जी ये बिल्कुल। 2001 का जो कैलेंडर ईयर है उसमें मित्रों ये शर्मा रहे हैं, सर शर्मिला को किस्म के अर्पित थोड़ा सा है, करके। कान से कम सुनने के साथ में शर्मिलापन इनके अंदर बढ़ता जा रहा है ग्रोथ। तो इन्होंने जो प्रण लिया हुआ है 31 दिसंबर 2021 तक 1000 प्लस पॉलिसी का। रंजीत जी मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही है सर, Correct बिल्कुल है। सही। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ में मनीष जी भी अपना वो प्रण दोहराएंगे। मनीष जी जी बिल्कुल, मेरा भी कितना प्रण है है आपका? कि 2000 के आसपास कुछ बताया था, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। सर 1000 ही था। 1000 ही था। चलिए, तो दोस्तों ज्यादा हम सबके लिए अगर- सौभाग्य की बात है कि हमारे आज के कार्यक्रम में 2000 पॉलिसी करने के फिगर रखने वाले ऐसे योद्धा हैं जो हम लोगों के बीच में आज सुन रहे हैं। प्रशांत जी और नीरज जी, ये हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया ढंग से हम लोगों को ये मोटिवेट करने वाले हैं। आज हम और आप चाहें जितना भी इनके खिलाफ में बात कर लें। दोस्तों आज मैं बात करूंगा, सब्जेक्ट बता सकते हैं कोई मित्र मुझे? आज का सब्जेक्ट टॉपिक क्या है? प्रपोजल फॉर्म फिल करना है, फॉर्म 300। फॉर्म नंबर 300। फॉर्म नंबर 300। दोस्तों फॉर्म नंबर 300 से चर्चा ये शुरू करेंगे आज के कार्यक्रम में कि हम लोग फॉर्म नंबर 300 कैसे भरें। जी सर शेखावत जी उसको ज्वाइन कराइए, अरुण जी को। सर आवाज नहीं आ रहा आपको? अरुण जी अच्छा, को ज्वाइन मुझे- करवाइए। मुझे लगा मेरा कान बंद है। नहीं नहीं सर का आवाज नहीं आ रहा। अरुण शर्मा को ज्वाइन करवाओ। दोस्तों फॉर्म नंबर 300 मैंने बंद किया था, मैं चेक कर रहा था कि कान किन किन का खराब है, सिर्फ रंजीत जी का है, बाकी लोगों का भी है, चेक हो गया जी जी। तो दोस्तों फॉर्म नंबर 300 बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म, हम सबके जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फॉर्म, हम सबकी ब्रेड एंड बटर अर्न करने वाला फॉर्म और बहुत ही सराहनीय फॉर्म, फॉर्म नंबर 300, जिसको 1 अप्रैल को रीलॉन्च किया गया था। 1 अप्रैल 2020 को इस फॉर्म को नए फॉर्मेट में लॉन्च किया गया था। पहले का जो फॉर्म था सिर्फ 4 पेज का था और अब का जो फॉर्म है वो कम से कम 11 पेज है। दोस्तों अब ये फॉर्म भी रिवाइज हो गया है। वो फॉर्म में रिवाइज वाला फॉर्म में जो नई चीज ऐड हुई है ना, वो हुई है ACR भी, जिसमें कि 4 पेज 5 पेज का ACR भी आ गया है, तो टोटल 15 पेज का फॉर्म हो गया है। आज के प्रेजेंटेशन में हम आपको फॉर्म नंबर 300 रख रहे हैं जो हमारे पास पहले आया हुआ था। पहले हम लोग उसको समझ लेंगे, आगे चल करके हम दूसरे किसी दिन इस सब्जेक्ट को भी नए ढंग से भी रखेंगे। तो मित्रों आज मैं शेयर करता हूं अपना स्क्रीन और लेके चलता हूं आपको फॉर्म नंबर 300 पे। दोस्तों अगर स्क्रीन दिख रहा है तो आप लोग एक बार कंफर्म करें। जी सर। जी सर, जी सर। जी सर। दोस्तों फॉर्म नंबर पेज के लेफ्ट में सबसे देखेंगे फॉर्म नंबर 1 है। टोटल 11 पेज यहाँ पे दिखा रहा है। 11 पेज में से पहला पेज है जिसमें सबसे पहला है, ऊपर लोगो है LIC का, उसके आगे फॉर्म पे लिखा है फॉर्म नंबर 300 रिवीजन 2019 प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑन ऑन लाइफ नॉट बी यूज इन इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ इन माइनर। क्लियर कट शब्द में कहा गया है कि ये फॉर्म माइनर के लिए यूज नहीं होगा। माइनर का मतलब 18 साल से कम उम्र को माइनर बोलेंगे और 18 साल से ऊपर उम्र को हम मेजर बोलेंगे। और ये प्रपोजल फॉर्म है जो अपने लाइफ में लिया जाने वाला प्रपोजल होता है वो है, और फॉर्म का नंबर 300 है। दोस्तों सबसे ऊपर राइट साइड में आपको एक फोटो चिपकाना पड़ेगा, जो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए और लाइफ एश्योर्ड का ही फोटो होना चाहिए। दोस्तों इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है जो सबसे पहले आपको देना होता है। उसमें सबसे ऊपर डिवीजन का नाम लिखा जाता है और साथ में ब्रांच का नाम लिखा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है, इसलिए बड़े बारीकी से एक बार आप पढ़ेंगे और एक बार मैं आपको सुना देता हूं और एक बार आप खुद जब करेंगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना पावरफुल चीज़ है और कितना अच्छे ढंग से हम लोगों को इसको समझना चाहिए। सबसे पहले फॉर्म को जो भरना है वो ब्लॉक लेटर में भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा सेक्शन 4 और सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 जो है वो डिक्लेरेशन है। इसके अलावा ये कह रहा है पॉइंट नंबर 3 में कि सभी क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से
पढ़ना है, समझना है और उसका अनुसरण करना है। ये सभी चीजें आपके ऊपर बिल्कुल नहीं लागू होती, ये सब पॉलिसी होल्डर के लिए है। लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि पॉलिसी होल्डर इस फॉर्म को भरता कितना है। इसलिए दोस्तों इसको सबसे पहले पहला अंडरराइटर, जैसा कि हम 2 दिन में अंडरराइटिंग रूल में बता रहे थे कि सबसे पहला फाइनेंशियल अंडरराइटर और मेडिकल अंडरराइटर हमारे अभिकर्ता बंधु होते हैं। तो उस फाइनेंशियल अंडरराइटर और मेडिकल अंडरराइटिंग रूल के हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए कि फॉर्म में क्या क्या भरा जाना होना चाहिए। इसको आप 1 से लेकर 7 तक आप भर लेंगे, जिसमें कि आपको पूरी बात का निचोड़ दे दिया गया है दोस्तों। उसके ऊपर जो सबसे कॉलम आता है एजेंट के द्वारा जो भरा जाना है, उसमें DOCLIA कोड, मेंटर कोड और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में एजेंट अपना कोड डालेंगे यहाँ पे, कोड के साथ में अगर संभव है तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कोड नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली डाटा सब कुछ उठा लेता है। फिर भी लाइसेंस नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज डेट ऑफ एक्सपायरी भी ऑटोमेटिकली सिस्टम उठाती है। उसकी जो नीचे वाला लाइन है ये ऑफिस यूज के लिए है, लेकिन ऑफिस में भी आप ही को जाके इसको यूज करना होता है। उसमें होता क्या है कि इनवर्ड नंबर, जब भी हम ब्रांच में कोई प्रपोजल लेकर के जाते हैं तो एक मैनुअल रजिस्टर के हिसाब से उसमें एक नंबर होता है जिसको इनवर्ड नंबर कहते हैं, और उसके बाद में प्रपोजल नंबर डाला जाता है जब केस स्कैनिंग होता है, टाइपिंग होता है, और उसके बाद में डेट डाला जाता है इनवर्ड का, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट डाला जाता है अगर आपने BOC कटाया हुआ है। और BOC कटाने की काफ़ी हद तक संभावना अब कम हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस हम लोग वो ग्रीन चैनल के रूट से करते हैं। फिर भी अगर कोई केस BOC के माध्यम से है तो यहाँ पे BOC नंबर डालना है, और उसके राइट साइड में आपको डेट डालना है कि किस डेट में आपकी BOC कटी थी। दोस्तों सेक्शन 1 है डिटेल्स ऑफ द लाइफ टू बी इंश्योर्ड, जिसकी हम बीमा कर रहे हैं उसका इसमें डिटेल्स आता है दोस्तों। इसमें सबसे पहला डिटेल्स है नाम का। नाम के आगे आप देखेंगे मिस्टर मिसेज जो भी हैं वो डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, अदरवाइज जो हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं, जैसे कि मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है तो आप नंद किशोर तिवारी ऐसे भी डाल सकते हैं, या कई लोग अपने नाम को उल्टा सीधा करके भी डालते हैं। तो जो उनके आईडी में हो, जो उनके बैंक डिटेल्स में हो, कोशिश करें आप वही नाम और उसी स्टाइल से डालें। फादर नेम, मदर का नाम, जेंडर मेल है फीमेल है या थर्ड जेंडर है। दोस्तों ध्यान रहे आप थर्ड जेंडर का भी पॉलिसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस बात यह है कि उसका जो नॉमिनेशन हो, नॉमिनेशन का टाइटल शूट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। मैरिड स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है ये डालना है। स्पाउस का फुल नेम, तीनों कैटेगरी में स्पाउस हो सकता है दोस्तों, मेल में, फीमेल में भी और थर्ड जेंडर में भी स्पाउस हो सकता है ना दोस्तों। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईयर डालना है, अप्रॉक्सीमेट जो ईयर आपका अभी हो रहा है दोस्तों। आगे डालना है प्लेस, सिटी ऑफ बर्थ, जिस जगह आपका जन्म स्थान हुआ है। अगर किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं तो गांव का नाम, और हो सके तो पूरा पता इस लाइन में, क्योंकि जगह बहुत बड़ा है आप इसमें डाल सकते हैं। नेचर ऑफ एज प्रूफ सबमिटेड, आपने एज प्रूफ क्या सबमिट किया है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या क्या आपने डाला है। नेशनलिटी, ध्यान रहे नेशनलिटी में अगर इंडियन है तो इंडियन डाले, नेपाली है तो नेपाली डाले, बंगाली तो बंगाली डाले, और पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। रंजीत जी का कुछ समय पहले इस तरह का क्वेश्चन आया था कि नेपाली है तो क्या करें। सिटीजनशिप अगर इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल चुका है तो वहां पे लिखे इंडियंस, अगर नहीं मिला है तो आप नहीं लिखिए, बिल्कुल क्लियर कट कर चलिए। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो एड्रेस वो देना चाहता है, जो एड्रेस प्रूफ है आपके पास, हाउस नंबर, सिटी, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, कंट्री और पिन कोड नंबर। दोस्तों ध्यान रहे आगे हम आपको एक ऐसा कॉलम बताएंगे जिसमें आप NRI और NFO को भी डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, हो सकता है कि आज के दिन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, गोरखपुर और हैदराबाद में रहते हैं और वहां का एड्रेस प्रूफ हो, लेकिन परमानेंट एड्रेस उनका कहीं और का भी हो सकता है। तो जो परमानेंट एड्रेस कहते हैं आप वो डाल सकते हैं। हमें परमानेंट एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है, हमें प्रेजेंट एड्रेस का, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ के आगे चलेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है, रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इसमें से जो भी है वो बिल्कुल सही टिक करिए।
इसको टिक करने से आगे क्या इफेक्ट करने वाला है वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। एड्रेस ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसके बिल्कुल साथ में लगता हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए हैं कि अगर कोई बाहर रहता है, हमारा जो एनआरआई कैटेगरी के हैं, एनआईओ कैटेगरी के और ओसीआई कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो वहां का आप एड्रेस डालें, सिटी डालें, डिस्ट्रिक्ट स्टेट डालें, कंट्री डालें और पिन कोड नंबर डालें। KYC एंड PMLA, अगर आपके पास KYC अपडेट है, अगर आपने KYC पोर्टल से, भारत सरकार के KYC पोर्टल से आपने KYC कराया है, तो उसका आप यहाँ पे नंबर डालें। आर यू इनकम टैक्स SSC, आप इनकम टैक्स पे करते हैं, एस एंड नो, उसमें आंसर देना है। आपके पास अगर पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर डालना है दोस्तों। आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, इस आईडी प्रूफ में क्लियर कट लिखा है दोस्तों, टू बी answered only if पैन कार्ड कॉपी इज नॉट सबमिटेड। ध्यान रहे, इसमें पैन कार्ड की कॉपी सबमिट नहीं करनी है, पैन कार्ड के डिटेल्स नहीं देनी, इसमें आईडी मांग रहा है, तो पैन कार्ड को यहाँ पे इस कॉलम के लिए आईडी नहीं मानी जाएगी दोस्तों। इन केस ऑफ आधार ओनली लास्ट 4 डिजिट इज ए बी गिवन इन द आईडी नंबर, बस इसमें 4 नंबर आपके आधार कार्ड का डालना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी प्रूफ क्या डालना है और आईडी नंबर यहाँ पे पूरा नंबर आपको डालना है दोस्तों। एक्सपायरी ऑफ आईडी, मान लेते हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हैं तो कब एक्सपायर होना है, आप पासपोर्ट डाल रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट आती है, लेकिन आधार कार्ड पे, वोटर आईडी कार्ड पे और पहचान पत्र के ऊपर या राशन कार्ड के ऊपर या कुछ ऐसी आईडी है जिसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। एड्रेस प्रूफ सबमिटेड, क्या आपने एड्रेस प्रूफ सबमिट किया उसको लिखना है। आर यू रजिस्टर्ड अंडर GST, ध्यान रहे, अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आप डालें, नहीं है तो इसमें नो लिखा जाएगा। CKYC नंबर, सेंट्रल KYC रजिस्ट्रार है जो भारत सरकार का, जिस तरह कार्बी है इस तरह कुछ और सर अभी जी सर CKYC तो लगभग जी CKYC कभी नीरज जी अकाउंट नीरज जी आप पॉइंट को नोट कर लें, पॉइंट को नोट कर लें, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लें। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसमें हम लोग इसको पूरा दूर कर लेंगे, ठीक है, चलेगा जी। आप नोट करके रखें, नोट करके रखें जी दोस्तों। CKYC नंबर जो सेंट्रल KYC रजिस्ट्रार के यहाँ से बनता है, अगर वो है आपके पास तो CKYC नंबर भी डाल दें। ऑक्यूपेशन में क्या करते हैं, वो बिजनेस है या सर्विस है या क्या करते हैं वो डालना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हायर एजुकेशन वो डालना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अभी किस तरह काम करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में दोस्तों अगर आपका 2, 3, 4 तरह का सोर्स ऑफ इनकम है, आप चाहे तो टोटल अलग अलग लिख के भी डाल सकते हैं और इकट्ठा करके भी डाल सकते हैं। ये ध्यान रहे, जो हमने कल आपको फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में बात बता रहा था, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं यहां से भी होती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप सोर्स ऑफ इनकम डालेंगे तो उसमें फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के रूल के हिसाब से वो सारा चीज क्लियर हो जाना चाहिए और आगे चल के उसका साक्ष्य भी देना पड़ सकता है। नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जिसके यहाँ काम कर रहे हैं एज ऑन डेट, उनका नाम चाहिए। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज, नेचर ऑफ ड्यूटी जैसे हम कह रहे हैं कि हम भैया फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन फैक्ट्री में क्या काम करते हैं, आप कटिंग करते हैं, आप टेलरिंग करते हैं, आप माल ढोते हैं, माल उठाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, वो आपको क्लियर कट लिखना है। लेंथ ऑफ सर्विस, आप कितने सालों से आप काम कर रहे हैं और आपका एनुअल इनकम कितना है, ये डालना है। टू बी एंश्योर्ड इफ एम्प्लॉय इन द आर्मेड फोर्स, ध्यान रहे जो हमारे बीमा धारक आर्म्ड फोर्स में हैं उनके लिए ये चीजें हैं कि आप इस एस एंड नो में आंसर देना है। बिंग टू विच यू बिलोंगिंग, आप किस बिंग से हैं, किस आर्मी में अलग अलग बिंग होता है दोस्तों, डिपार्टमेंट होता है, उस किस बिंग से हैं। रैंक क्या है, डेट ऑफ लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन कब हुआ था आपका, मेडिकल कैटेगरी आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल कैटेगरी दिया जाता है आर्मी मैन को, वो कौन सा मेडिकल एग्जामिनेशन दिया गया है ये आपको लिखना है। वी आर एवर बिलो A1 कैटेगरी इफ सो विन, मतलब A1 से अगर आपको कोई कैटेगरी कम दिया गया है मेडिकल का, तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि कोई न कोई आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसमें
क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जिसमें अदर है, अलग अलग ढंग से चीजें दी गई है। मोरल हैजार्ड के बारे में है, स्पेसिफिक हैजार्ड के बारे में दिया गया है, जो काफी रिस्की कंपोनेंट होता है। तो एक एक चीज पढ़ करके आप ध्यान से इसको पूरा करें। इसके अलावा अगर आप पब्लिक फंक्शन में परमानेंटली आपका पब्लिक फंक्शन में जाना आना रहता है और फॉरेन कंट्री में भी आप आते जाते रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस के बारे में आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना है, जिसमें कि आपको प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सारा पॉलिसी का आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसको मैं संक्षेप में लेके आगे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे 11 पेज कवर करना है दोस्तों। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ इंश्योरेंस, डिवीजन, ब्रांच, प्लान नंबर, टेबल टर्म सम एश्योर्ड, टेबल टर्म राइडर आपने लिया है नहीं लिया है। दोस्तों यहाँ टर्म राइडर की बात कर रहा है, आपने लिया है या नहीं लिया है। क्रिटिकल इलनेस राइडर सम एश्योर्ड कितने कितने का लिया है आपने। एक्सीडेंटल बेनिफिट और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट सम एश्योर्ड आपने कितने कितने का लिया है। बहुत बारीकी से इस फॉर्म में रखा गया है, जो पहले वाला 1 अप्रैल 2014 से पहले के फॉर्म में इस तरह की चीजें डिटेल्स में नहीं मांगी जाती थी। डेट ऑफ रिवाइवल, दोस्तों कोई पॉलिसी आपकी चल रही तो आपने किस डेट को उसको रिवाइव कराया है, डेट ऑफ रिवाइवल लगाइए। डेट ऑफ रिवाइवल का दोस्तों सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि अगर जिस डेट को डेट ऑफ रिवाइवल होता है उसके 3 साल के अंदर में पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ होती है तो उस डेथ को आपको अर्ली डेथ क्लेम बोला जाता है। ध्यान रहे, एलआईसी के एक एक शब्द और एक एक लाइन के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है, तो आप उस लॉजिक को समझने की कृपा करें, क्योंकि ये चीजें जीवन में बहुत बड़ा हम सबके लिए महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन जा रहा है कस्टमर के तरफ से। वैसे हम लोग तो इस बात के आदी हैं कि इसमें भरना क्या और क्या भरते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों नॉलेज के लिए आपका ज्ञान हमेशा आपका साथी और सहयोगी रहेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 10 में पूछ रहा है कि जो पॉलिसी जहां भी आपने प्रपोज करी है वो क्या ऑर्डिनरी रेट पे लिया गया है या स्पेशल रेट लिया गया है। इसका तात्पर्य ये होता है कि अगर ऑर्डिनरी रेट में लिया गया है तो इसका मतलब पॉलिसी सही है, और अगर कोई स्पेशल रेट दिया गया था आपको पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए तो इसका मतलब वहां पे भी कोई ना कोई आपकी पॉलिसी लेते समय कोई ना कोई आपके अंदर कमियां या लोचा पाया गया था, कमी पाई गई थी, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा लगाया गया है। मेडिकल हुआ था या नॉन मेडिकल पॉलिसी था, वेदर इनफोर्स, अगर आप पॉलिसी इनफोर्स चले तो उसको लिखिए इफ नॉट डेट ऑफ एफयूपी, डेट ऑफ सरेंडर। दोस्तों क्लियर समझ लीजिए, अगर कोई पॉलिसी होल्डर ने अपना पॉलिसी को सरेंडर किया है या पॉलिसी कोई लैप्स है तो उसका एफयूपी डेट लिखना है। फर्स्ट अनपेड प्रीमियम होता है कि किस डेट से उस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दिया गया है। दोस्तों आश्चर्य होगा आप लोगों को ये बात समझ करके, एक कितनी गहराई से इंश्योरेंस कंपनी आपके कस्टमर का सारा डाटा सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इस यहाँ पे पूछ रहा है 14 नंबर कॉलम में कि कोई ऐसा प्रपोजल तो नहीं है कस्टमर का जो कहीं पे पेंडिंग हो या कॉर्पोरेशन में अभी दिया गया हो, या कोई ऐसा केस तो नहीं है 14A में जो विड्रॉल करा गया हो, डिफरेड हो और ड्रॉपेड हो, वापस कर दिया गया हो, वापस बुना दिया गया हो या रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया हो। एक और बी में पूछ रहा है कि कोई ऐसा प्रपोजल तो नहीं है जिसमें आपको एक्सेप्ट किया गया था एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके। दोस्तों पहले वाला जो कॉलम में पूछ रहा था आपसे कि वो ऑर्डिनरी पे है या क्या है, वहां पे तो उसने गोल गोल बातें कर लिया, आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम था क्या। तो इसका मतलब ये है कि एलआईसी आपसे उस सारे पॉलिसी के तथ्यों को आपसे कंफर्म करना चाहती है कि आपकी जो पुरानी पॉलिसी का डिटेल्स दिया है वो किस किस ग्राउंड पे आपने पॉलिसी लिया था। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, दोस्तों नॉमिनी का ध्यान रहे, पहले नॉमिनी का एक ही ऑप्शन होता था। दोस्तों सबसे बड़ा जो चेंजिंग आया इस फॉर्म में वो ये आया है, अब एक नहीं आप 5 नॉमिनी दे सकते हैं पॉलिसी होल्डर, एक नॉमिनी नहीं 5 नॉमिनी दे सकते हैं। नॉमिनी 1 2 3 4 5। दोस्तों आज ही पॉलिसी होल्डर उसको क्लियर कर दे कि किस नॉमिनी को कितना परसेंट वो शेयर देना चाहता है और उसका एज ग्रुप क्या है, रिलेशन विद द लाइफ इंश्योरेंस से क्या है। नॉमिनी माइनर है तो उसका अपॉइंटी का नाम और उसका एज एड्रेस क्या है, रिलेशनशिप विद नॉमिनी क्या है और अपॉइंटी सिग्नेचर यहां पे लेना है। दोस्तों आईडी प्रूफ ऑफ नॉमिनी, अपॉइंटी आईडी नंबर, दोस्तों जो अपॉइंटी है और नॉमिनी है उसका आईडी प्रूफ लेना है और उसका आपको आईडी नंबर भी लेना है। दोस्तों कॉलम नंबर 7 में आता है बैंक डिटेल्स, पॉलिसी होल्डर का बैंक डिटेल्स, जिसके अंदर बैंक का नाम,
टाइप ऑफ बैंक अकाउंट सेविंग है या करेंट है, ध्यान रहे पूछ रहा है करंट, लेकिन देना आपको सेविंग है, गलती से भी करंट नहीं देना आपको। योर अकाउंट नंबर, MICR कोड, IFS कोड, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द बैंक और अटैच ए कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक विद द फॉर्म। इस फॉर्म के साथ में कैंसिल चेक की कॉपी देना है जिसके ऊपर नाम प्रिंट हो। एक आगे और कॉलम आ रहा है, मोबाइल नंबर ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड, क्या उसका मोबाइल नंबर कितना है, और उसके जस्ट नीचे ईमेल आईडी। 99% केसेस में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि ये डिटेल्स दिया है, और यहाँ पे पहला हस्ताक्षर छोटी सी जानकारी देने के बाद में, जो 3 पेज की छोटी सी जानकारी थी वो देने के बाद में पहला हस्ताक्षर ले रहा है LIC कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं। सेक्शन 2 प्रपोज्ड प्लान, कौन सा प्लान आपने प्रपोज किया है दोस्तों, और जो प्लान प्रपोज किया है वो सेविंग का है, रिस्क कवर का है, सेविंग एंड रिस्क कवर में है। ध्यान रखिए, अगर आप कोई लमसम प्रीमियम पॉलिसी देते हैं तो उसमें आपको सेविंग टिक करना चाहिए। अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस देते हैं तो उसमें सिर्फ रिस्क कवर टिक करना चाहिए, और बाकी जो भी आप पॉलिसी देते हैं उसमें सेविंग एंड रिस्क कवर का कॉलम को आपको टिक करना चाहिए। दोस्तों, जो प्रपोजल दिया जा रहा है वो किस सेक्शन के अंदर दिया जा रहा है? सेक्शन में मैं बात कर लूं, इंडिविजुअल लाइफ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, HUF और MWP। दोस्तों पॉइंट नोट कर लीजिए, MWP और HUF एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस का सेगमेंट्स है जिसको हम लोग आज तक सुने ही नहीं है। आप हो सके तो इस पॉइंट को नोट करके कभी आप हमसे सब्जेक्ट पे जरूर एक दिन का प्रोग्राम रखवाएं और इसको सीखें। ये सीखना जरूरी है, ये बहुत बड़ा पेचीदगी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। जिसको सीख लिया तो आप बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। तो किस एक्ट में लिया गया है? 99.99% पॉलिसी इंडिविजुअल लाइफ होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी का पॉलिसी किसी और सेक्शन में नहीं होता। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉलिसी के अंदर आपने कौन सा राइडर दे रहे हो वो राइडर का जिक्र किया है यहाँ पे। LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दोस्तों मेरा हमेशा मानना है कि आप ऑप्शन 4 का सेकेंड वाला तो 100% टिक करके ही रखें। ध्यान रहे ये किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चौथे नंबर का A है और चौथे नंबर का B है, दोनों का प्रीमियम लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, कुछ पैसे का फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर जो है बहुत पावरफुल टूल है, और हमारे भारत में लगभग 90% एडवाइजर को डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में मालूम ही नहीं है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए आप सभी दोस्तों के द्वारा, और इसके ऊपर हमने एक बहुत ही शानदार वीडियो बना करके दिया हुआ है डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के ऊपर। और दोस्तों उसमें हमने बाकायदा एक्सप्लेन किया है कि बेनिफिट इसमें क्या क्या दिया जाता है हमारे ग्राहकों को, वो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों प्लान के अंदर प्लान सम एश्योर्ड राइडर सिलेक्टेड सब करने के बाद में आगे बढ़ता है कौन सा टेबल टर्म सम एश्योर्ड प्रपोजल कितने का है, आपका मोड कौन सा है, हाफ ईयरली क्वार्टरली है, टर्म राइडर लिया है नहीं लिया है, क्रिटिकल लिया है नहीं लिया है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया है नहीं लिया है, पॉलिसी टू बी डेटेड बैक इंडिकेटेड डेट। दोस्तों इस बात को ध्यान रखें कि इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक फाइनेंशियल ईयर बैक डेट करने की ऑप्शन होता है। आप सभी मित्रों को ये बात मालूम होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं कि एक कस्टमर है जिसकी आप 10 लाख की पॉलिसी कर रहे हैं और उसका प्रीमियम आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली ले रहे हैं, तो हमारे कस्टमर चाहे या मंथली, हमारे कस्टमर चाहे तो इस पॉलिसी को 1 अप्रैल 2020 की डेट से बैक डेट करा के ले सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, एग्जांपल देता हूं, अगर 25 साल के बाद में और हमारे 10 लाख के बीमा राशि वाले को 25 लाख रुपया मिलना है तो 25 लाख रुपया उनको 1 साल पहले मिल जाएगा दोस्तों। तो जो 25 साल में टर्म पूरा होना था वो 24 साल में ही आपके कस्टमर को में चोटी आ जाएगी। एक बहुत शानदार ऑप्शन होता है, इसके लिए आपको बैक डेट कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, इस बात का भी ध्यान रखें। एप्लीकेशन एप्लीकेबल टू पुलिस पर्सनल, ये ध्यान रखें, एप्लीकेशन टू बी पुलिस पर्सनल इफ लाइफ एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। LIC
एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर इज ऑप्टेड, इसमें आप बिल्कुल क्लियर कट आप सेकेंड वाला कॉलम को टिक करते हुए आगे एस लिखिए। इसके अलावा दोस्तों ये पूछ रहा है कि क्या आप वेदर यू आर एंगेजेड इन पुलिस ड्यूटी इन एनी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारे कोई पॉलिसी होल्डर पुलिस में है और या पैरामिलिट्री फोर्स में है तो आपको एस लिखना है। दोस्तों ध्यान रहे, बहुत रिस्क होता है इस पॉलिसी होल्डर के ऊपर हमारा, ध्यान रहे जब भी कोई विवाद और कोई भी विवादित काम होता है तो सबसे पहले इसी की जान जोखिम में जाती है, हमारे फोर्स की, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स की, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की। तो वहां पे हमारा रिस्क कंपोनेंट ज्यादा होता है। अरे और एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे कस्टमर को रिस्क को सही ढंग से प्रोटेक्ट करें। कई बार दोस्तों हमने देखा है कि कई अभिकर्ता लोग इस बात को गौण कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो दोस्तों मेरा निवेदन रहेगा कि इस बात को बड़े ध्यान से और गंभीरता से लेना है दोस्तों। और उसके आगे वाला क्वेश्चन और भी ध्यान से कि इस सब है तो क्या आप एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर आप देना चाहते हैं पुलिस ड्यूटी में, तो एस एंड नो। अब यहाँ पे एस करते हैं तो दोनों के लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज लेने वाले हैं, पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए चार्जेज हम आर्मी वालों के लिए भी लेने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखें, हम जब भी कुछ दे रहे हैं एक्स्ट्रा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज के साथ में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा रिस्क कंपोनेंट यहाँ पे बढ़ रहा है। दोस्तों सी कॉलम में है ट्रिपल एस पॉलिसी। ट्रिपल एस पॉलिसी क्या होता है? सैलरी सेविंग स्कीम। सैलरी सेविंग स्कीम आप किसी भी ऐसे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं जहां पे एम्प्लॉय की सैलरी से ही पेमेंट काट के एलआईसी को पेमेंट जमा कराने की सुविधा है। दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट करिए, बहुत बड़ा पॉलिसी का खजाना मिलने वाला है ट्रिपल एस से। ट्रिपल एस को नोट करें और कभी आप हमसे इस सब्जेक्ट पे पूरे दिन का या पूरे अपना प्रेजेंटेशन का पार्ट रखवाएं। ये मैं टॉपिक देता जा रहा हूं दोस्तों आपको, जहां से आपको एक दिन में 100, 200, 500, हजार पॉलिसी आप चाहो तो निकलवा सकते हो। या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपके नजर में है जहां पे आप सैलरी सेविंग स्कीम लागू करना चाहते हो, तो दोस्तों वहां पे अगर आपने सैलरी सेविंग स्कीम लागू कर दी तो वहां पे जाकर कभी कोई भी एजेंट 6 महीना के अंदर में अगर पॉलिसी करेगा तो उस पॉलिसी आपके कोड काउंट होगा, चाहे भारत का कोई भी एजेंट करता हो, क्योंकि सैलरी सेविंग कोड का इंट्रोडक्टरी कोड आपका होता है। ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, इसके ऊपर आपको बड़ा काम करना चाहिए। इसमें दोस्तों आगे कॉलम आता है पेइंग अथॉरिटी कोड एंड डिपार्टमेंट नंबर। हर सैलरी सेविंग स्कीम को हम एक कोड नंबर देते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, जो सेंट्रलाइज होता है। बैज नंबर और एसआर नंबर भी उस कोड के साथ में अलॉटेड होती है, ताकि कोई ट्रिपल एस की पॉलिसी आप कर रहे हैं तो उसका यहां पे रहेगा। दोस्तों 5 नंबर में देखेंगे, ये आंसर है जिसमें प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर दिया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एस एंड नो में आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों उसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं एलआईसी के आधार स्तंभ और आधारशिला के लिए, दोस्तों ध्यान रहे आधार स्तंभ और आधारशिला के लिए, तो इसके अंदर आपको ये वाला कॉलम आपको कंपलसरी भरना पड़ेगा, ध्यान रहे, जिसमें कि टोटल 3 लाख का ही सम एश्योर्ड है। इस बात का भी जिक्र आपको कस्टमर से करना पड़ेगा। और ये 3 लाख का जो सम एश्योर्ड है एक्सटेंडेड सारे पॉलिसी से अलग है, चाहे उसकी कोई भी पॉलिसी और कितनी की भी पॉलिसी हो, इस 3 लाख के पॉलिसी के लिए भारत के नागरिकों को कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो झंझट में पड़ने से बढ़िया है कि मार्च महीना में आसानी से ज्यादा पॉलिसी करें दोस्तों। और ये एक बहुत ही शानदार पॉलिसी हो सकता है आप सभी के लिए, तो इसके ऊपर भी आप टॉपिक एक दिन का रख सकते हैं या रखवा सकते हैं दोस्तों अगला कॉलम आता है स्मोकर और नॉन स्मोकर का। दोस्तों बहुत बढ़िया कॉलम है, ध्यान रहे, अगर जो स्मोकर है उसकी और नॉन स्मोकर है उसकी दोनों की लाइफ स्टाइल और रिस्क हमारा रेट अलग अलग होता है। इसको अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो आपके एप्लीकेशन में एक हमारी जीवन अमर पॉलिसी है, उसके अंदर जाकर के आप इस रिस्क को समझ सकते हैं। हमने उसमें दोनों के रिस्क के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम दिया हुआ है दोस्तों। तो एक बहुत बढ़िया चीज रहेगा कि आप उस चीज को समझ पाएंगे कि स्मोकर और
नॉन स्मोकर में कितना फर्क पड़ता है, कितना डिफरेंस रहता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही सराहनीय ऑप्शन है जिसको बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से आपको आंसर देना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो आप स्टडी करके पढ़ते हुए आगे बढ़ के दे सकते हैं, और मैं बस ये निवेदन करूंगा कि आप इसको पढ़ते हुए सही आंसर देने की कोशिश करें। सिर्फ नो 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 करके जो गुड करने की हैबिट है, एक बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। अगर कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, कभी आपको हेपेटाइटिस बी का, एड्स का, HIV का कभी रिलेटेड रहा है, मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, कभी भी डिप्रेशन में कभी गए हैं, कान से कम सुनना हो रहा है, आंख से कम देख पा रहे हैं, समझने की शक्ति कम हो गई है और काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, तो दोस्तों ये भी एक बीमारी का ही प्रकार है। ये भी आप अपनी इस पॉलिसी में जरूर जिक्र करेंगे पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म भरते समय। पर्सनल हैबिट, कुछ ऐसे हैबिट्स के हैं जिसके बारे में जिक्र करना है इस फॉर्म के अंदर, जिसमें है अल्कोहलिक ड्रिंक, नारकोटिक्स के लिए एनी अदर ड्रग्स, कुछ सेवन करते हैं तो आप इसको जरूर इसमें जिक्र करें। जिसमें टोबैको का भी जिक्र है दोस्तों। ग्रामीण बेल्ट में और शहरी बेल्ट में देखा गया है कि टोबैको खाना और सिगरेट पीना एक सम्मान की बात है। और अपने अभी जो मीटिंग चल रही है इसमें भी एक मित्र ने कल ही मुझे बताया कि उनका अल्कोहलिक होने की वजह से उनकी पॉलिसी के ऊपर भी कुछ इस तरह की ऑब्जेक्शन आई है दोस्तों। उसके नीचे आ जाता है कॉलम आपका फीमेल लाइफ्स का, फीमेल फैमिली डिटेल्स का। फैमिली डिटेल्स के ऊपर जस्ट ऊपर देखेंगे, इसमें दिया है दोस्तों आमतौर पे आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहती है। यहाँ पे हम लोग अमूमन इसकी नहीं दिख रही, इसकी नहीं दिख रही है ना। हाँ, हाँ दिख गया, क्या दिख गया। हाँ तो दोस्तों इसका जिक्र करना है आपको अपने प्रपोजल फॉर्म में कि आपको कभी कभी दिखने में दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी दिखने में भी दिक्कत होती है, इसका भी जिक्र आपको अपने प्रपोजल फॉर्म में करना पड़ेगा जी। तो फैमिली डिटेल्स के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे जिक्र करूं कि फैमिली डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है कि जिनकी हम पॉलिसी कर रहे हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, फादर अगर हैं तो उनका एज कितना है, स्टेट ऑफ हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और अगर उनकी डेथ हो गई है तो डेथ, एज ऑफ डेथ और कब ऑफ डेथ और किस साल में डेथ हुई है लिखना है दोस्तों। ये आप लोगों तो हैबिचुअल है, इसको आप आसानी से भर लेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फीमेल जो प्रपोजर हैं उनके लिए कुछ कॉलम है यहाँ पे, वो आप भर लीजिएगा। इसके अलावा फीमेल प्रपोजर में उनके हस्बैंड की डिटेल्स ली जाती है, उनकी सारी पॉलिसी ली जाती है। ये सब आप एक बार स्टडी करेंगे, 2 बार स्टडी करेंगे तो कर लेगा। और ध्यान रहे ये दूसरा साइन आया है पेज नंबर 7 पे। तो दोस्तों छोटा सा फॉर्म है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इस छोटे छोटे क्वेश्चन के छोटे छोटे सिग्नेचर हैं, वो करके आपको देने हैं। डिक्लेरेशन टू बाई इंश्योरेंस जिसकी हो रही है वो डिक्लेयर करके दे रहा है, वो डिक्लेयर करके दे रहा है कि इस सेक्शन 45 में इंश्योरेंस एक्ट 1930 एक्ट को डिक्लेयर कर रहा है कि हम जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई भी चीज़ हमने छुपाया नहीं है। अगर ऐसा हम कहीं छुपाए पाए जाते हैं तो ये पॉलिसी का सारा पैसा आप जब्त कर लीजिएगा और हमारा कोई भी क्लेम नहीं देने के लिए आप हमें क्लेम नहीं देंगे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मुख्य रूप से दोस्तों ये दिया जाता है और इसके साथ में तीसरा साइन कराते हैं और चौथा साइन विटनेस के रूप में आपसे करवाते हैं कि आप मालूम करें कि आपके सामने ये उसने प्रस्तुतिकरण अपना डिक्लेरेशन दिया हुआ दोस्तों, साथ में डेट, टाइम और ईयर और मंथ की भी जिक्र होती है दोस्तों। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ द पर्सन फिलिंग ऑफ द फॉर्म। इनकेस कई बार क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि हमने भरा ही नहीं भैया था फॉर्म, किसी और से भरवा दिया, एजेंट ने भर दिया, किसी थर्ड पार्टी ने भर दिया, उसके लिए भी कस्टमर डिक्लेयर करके दे रहा है कि दोस्तों फॉर्म भले ही हमने नहीं भरा हो लेकिन मेरी जानकारी में सारी चीज़ें हमें हिंदी और दूसरे लैंग्वेज में बता दी गई है, समझा दी गई है, उसके बाद में फॉर्म भरी गई है। दोस्तों एक एक्ट के बारे में जिक्र करूंगा, वो है सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, जिसके अंदर किसी तरह की छूट देना और लेना दोनों ही अपराध घोषित किया गया है। अगर ऐसा पाया जाता है एजेंट के द्वारा और ग्राहक के द्वारा तो दोनों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई डिपार्टमेंटल रूल्स के हिसाब से
करी जाएगी। दोस्तों ये लास्ट में हम 11 नंबर पेज पे आ गए हैं, जहां पे दिया गया है कि प्रपोजल फॉर्म है एक तरह से, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस पर्सन की डेथ होने के ऊपर या मेच्योरिटी होने के ऊपर जो पेमेंट है 5, 10 और 15 सालाना किस्तों में इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है, जिसके लिए कुछ कंडीशन इस तरह से रहेगा कि अगर मंथली पेमेंट लेते तो 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 होना चाहिए। ये बस छोटा सा फॉर्म है और फॉर्म के नीचे ये साइन है। दोस्तों आज का फॉर्म नंबर जो 300 है, जो बहुत ही छोटा और बहुत ही साधारण किस्म का फॉर्म है, जिसको आप 1 मिनट के अंदर भर के कंप्लीट कर लेते हैं, इस फॉर्म के ऊपर हमारे द्वारा की गई चर्चा समाप्त होती है और आप सभी दोस्तों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन किया जाता है। छोटा सा फॉर्म जी दोस्तों। सर इसमें एक कॉलम था और उसमें पूछा गया था आप आईटीआर पे करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं नहीं करते हैं। तो आईटीआर तो नील की भी फाइल होती है सर, तो उस केस में भी यस कर दें सर? यस, अगर जैसे नील की भी फाइल की है किसी ने तो ठीक है। क्योंकि वो कॉलम कहीं ऐसा नहीं पूछ रहा है कि आपने कितने की फाइल करी है, वो कॉलम ये पूछ रहा है कि क्या आप आईटीआर फाइल करते हैं, यस और नो। तो यस, ठीक ठीक है जी। थर्ड जनरेशन में नॉमिनी किसको रखेंगे सर? जो उसको चाहे, जो लीगल ओपनर वो दे दे। ओके। एनआरआई के लिए आधार कार्ड जरूरी है? हाँ, वो अंडरराइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अंडरराइटर क्या मांगता है। अंडरराइटर रूल के हिसाब से वो अपने हिसाब से, अंडरराइटर अगर कहीं उसको जरूरत महसूस होगी तो आपसे मांग सकता है। और ना हो तो? डिपेंड करता है, उसमें डिक्लेरेशन देंगे कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, बैंक में अकाउंट है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे इस तरह से रहा है, तो कुछ ना कुछ उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और नंबर B513 में मेरा एक सवाल था रह गया। अच्छा, कस्टमर को जो पिछले पॉलिसी बंद करवा दिया है उसका जो डिटेल्स हमें ना दे या हमें दे भी दिया, हम अगला फॉर्म पे मेंशन नहीं करेंगे तो उसका कुछ? वो कहीं ना कहीं माइनस रिमार्किंग रहता है आपके क्लाइंट के लिए कि एक क्लाइंट पहले से ही डिफॉल्टर टाइप का रहा है। अगर बैंक की लोन की भाषा में आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी के अंडरराइटर को ये लगता है कि जिसने पहले भी पॉलिसी चला के बंद कर दिया गया होगा तो बहुत सम्मानित व्यक्ति तो नहीं होगा, तो कम से कम उसकी जो क्राइटेरिया होती है थोड़ा उसी ढंग से लिबरल हो जाता है या हल्केपन से लेता है अंडरराइटर इस तरह के केस को, बहुत गंभीरता से नहीं लेता है और वहाँ पे एक लेटर मांग सकता है कि आपका बंद करने का कारण क्या था, तो वहाँ पे एक जस्टिफिकेटरी सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने के बाद वो रह जाता है। सर इसमें एक ऑप्शन है सोर्स ऑफ इनकम, आय के साधन। तो जैसे मैंने जॉब लिखा, वो जॉब करते हैं, जैसे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, सॉरी, उसमें मैंने जॉब लिख दिया तो सोर्स ऑफ इनकम भी जॉब ही रहेगा सर उसके अंदर, मतलब क्योंकि सैलरीड है वो। सैलरीड है, सोर्स ऑफ इनकम सैलरीड, सैलरी ठीक है। क्वालिफिकेशन अगर 10th पास नहीं है और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है तो उस केस में क्या करा जाएगा सर? अगर इंग्लिश में साइन करते हैं तो आप दीजिए, सर्टिफिकेट तो मांग नहीं रहे ना। नहीं, जैसे सपोज नॉन मैट्रिक है और 8वीं 9वीं का भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, होता है कई लोगों के पास नहीं होता है स्कूल बैकग्राउंड का कुछ, तो उस केस में क्या आप शो करेंगे सर? क्योंकि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, तो उसमें ये थोड़ी दिया कि आपको इतने क्वालिफिकेशन भरना है, आपकी जो क्वालिफिकेशन आपके हिसाब से वो भरिए आप। अगर सपोज मैं बोल दे कि मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, या ऐसे कोई मार्कशीट नहीं है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा तो 9वीं फिर तक के लिए हमें कोई प्रूफ चाहिए भी नहीं होता है। ठीक है। और ईमेल आईडी सर सब पॉलिसी में मैं अपना दे सकता हूँ? कोशिश करें कस्टमर का कोशिश करें कस्टमर का दे। उसका बेनिफिट क्या रहता है, मोबाइल नंबर का बेनिफिट क्या रहता है राय साहब, कि आपके कस्टमर को समय समय पर जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे उसकी मनी बैक आनी है, मेच्योरिटी आना है
रिन्यूअल प्रीमियम आना है, पेमेंट का है, कोई नई पॉलिसी एलआईसी ने लॉन्च करी है, कुछ हैप्पी न्यू ईयर का है या बर्थडे विशेज है या कुछ ग्रीटिंग है, वो सब उसके मेल पे और मैसेज के द्वारा जाने की साधन रहेंगे। तो इसीलिए अगर कस्टमर का दे तो ज़्यादा बढ़िया। ज्यादा बढ़िया। इतने पॉलिसी करने के बाद फॉर्म आज सही से गौर से देखें। बहुत बहुत आभार आपका, हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे कि आपने फॉर्म देख तो लिया। सर एक ऑप्शन है ना इसके अंदर, केवल अवयस्क जीवन बीमा के मामले में यदि एलआईसी का प्रीमियम परित्याग यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट प्रस्तावित हो तो उल्लेखित कीजिए। क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी हाँ टिक मार दिया था कि भाई जैसे जीवन लक्ष्य पॉलिसी में दे रहा हूँ, ये मैंने फॉर्म भरा है अभी, तो इसमें मैंने एलआईसी प्रीमियम वेवर बेनिफिट पे टिक कर दिया था। अब सबसे उससे नीचे नीचे एक बार और पूछ रहा है तो वो कि आप आंसर कीजिए कि आप प्रपोज कर रहे हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अच्छा माइनर लाइफ के लिए लिखा है, और माइनर लाइफ, इसमें माइनर तो कोई है नहीं, तो अगर माइनर कैसे होता है? जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है वो हमेशा माइनर के लिए लिए गए पॉलिसी पे प्रपोजर को दिया जाने वाला एक बेनिफिट है जिसको प्रीमियम वेवर बेनिफिट बोलते हैं। तो जैसे ही 18 साल से उसके ऊपर के व्यक्ति को आप इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट नीलनवाई हो जाएगा। लेकिन ये जीवन लक्ष्य में तो है ना सर कि जैसे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसको मिलेगा। हाँ लेकिन उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट तो नहीं है ना। अच्छा बस प्रीमियम माफ हो जाएंगे, वो एक पॉलिसी का पार्ट है, पॉलिसी का पार्ट है, प्रीमियम भी नहीं है उसमें। ओके ये तो सिर्फ जैसे हम मनी बैक प्लान देते हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन दोस्तों? देख रहा हूँ मैं, और कुछ पूछना हो तो वही पूछ लेता हूँ। सर इसमें एक था सीआई राइडर नंबर 6 फॉर्म 5 में नंबर 6 में था सीआई राइडर, ये क्या था सर? क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये राइडर है। इस राइडर में हमने मुख्य रूप से 15 बीमारी को शामिल किया हुआ है कि पॉलिसी लेने के बाद में अगर वो 15 बीमारी होता है तो हमारे कस्टमर को एक लमसम बीमा राशि पेड हो जाएगा। अच्छा सर ये सिग्नेचर का है ना, जहाँ पे आपने बताया था कि एज ए विटनेस हम साइन कर सकते हैं और अपना ऑक्यूपेशन लिख देंगे, उसके नीचे डिक्लेरेशन है, जैसे डिक्लेरेशन है कि फॉर्म हमारे द्वारा नहीं भरा गया जो अभी बताया था, उसमें भी कस्टमर के साइन लेने हैं? हाँ ले लीजिए, तो प्रमाण कर रहे हैं कि हाँ वो नहीं भरा है, किसी और ने भरा है उसके सामने। ठीक है। कोई और क्वेश्चन दोस्तों? सर क्वेश्चन तो अब यही है कि इसके साथ एक वो एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरी जाती है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे तो वो भी क्लियर हो जाता तो हाँ, साथ साथ आगे सीरीज में खत्म करेंगे, आगे आने वाले सीरीज में खत्म ले लेंगे, सीआर भी ले लेंगे। प्रशांत जी कोई क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ से? हाँ जी बताएं। क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 5 पे हम जाएंगे, सेक्शन नंबर 3। इसमें जो प्लीज स्टेट, पहला ही ऑप्शन है ए, स्टेट एग्जैक्ट हाइट एंड वेट। तो उसमें जैसे कि कोई कस्टमर बोलता है कि मेरा 5 फुट 2 इंच मेरी हाइट है, तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप जो टेबल होता है हाइट वेट का उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें लिख देंगे ना। ठीक है। फिर ये थोड़ा तो उसके बाद के तो थोड़े कुछ 3 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा मेरे को स्ट्रेंज लगते हैं इस हिसाब से कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 years did you consult a medical practitioner for any ailment requiring treatment for more than a week? ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी को मलेरिया हो गया या ऐसे कोई बीमारी हो गई हफ्ते के लिए, अगर सर्दी खांसी भी होती है तो हो सकता है कि डिपेंड्स है वो 1 हफ्ता तक छुट्टी पे रहे, तो हम सब इसमें यस लिख देंगे। आई होप सो को उसमें लिखना पड़ेगा। अगर हम जनरली कस्टमर पे ऐसा पूछते हैं तो वो तो बोलेगा अरे ऐसा तो होता ही है नहीं, ये तो नॉर्मल ही है।
बिल्कुल। जो कस्टमर के लिए नॉर्मल ये- होता है ना, अब कस्टमर क्या कर रहा है, 10,000 रुपया दे करके 10 लाख का हमको ठेकेदार बना रहा है। तो ठेकेदार भी तो सोचेगा कि 10,000 में 10 लाख देंगे यार, कहीं लफड़ा तो नहीं है, एक हफ्ता बीमार रह के आया है, कोविड पॉजिटिव तो नहीं था। आप ये भी तो जी देखिए। जी जी तो रिस्क कंपोनेंट हम भी तो देखेंगे। बिल्कुल। तो यानी कि इसकी वजह से, यानी कि अगर बुखार भी आता है, सर्दी होती है, तो इन सब में डिक्लेरेशन करना पड़ेगा यहाँ। नियम तो यही कहता है। अब करना करना क्या है वो आप जानते हैं और आपका कस्टमर जानता है। फॉर्म तो यही बोल रहे हैं, सच जी, बोलो जी। भैया। ओके, अब उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सीधा आ जाता है उसके नेक्स्ट पेज पे, 7 नंबर के पेज पे। उसमें जैसे कि यहाँ लिखा है फॉर 5 नंबर है, 5 नंबर का क्लोज फॉर फीमेल प्रोपोनेंट्स ओनली। ओके, अब उसमें अगर जो सेकंड का तो जवाब दे देती हैं, पर थर्ड का जो जनरली में भी कुछ फीमेल्स होती है, हेजिटेट करती हैं, मे बी आप अपने हिसाब से दे दीजिए। थोड़ा आपका भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक है। और उसमें आप ये जो उसको नीचे भरने का के एक लिए दे दीजिए। सेक्शन है, प्रशांत जी, आप ना फीमेल लाइन को बोले कि ये कॉलम आपका है, आप इसको भर के दीजिए। ठीक है, श्योर श्योर। अपना पेन पकड़ा दीजिए। और वहीं से अगर- भरवा दीजिए। जी जी सर। और ये जो नीचे का सेक्शन है ना, जिसमें लिखा गया है F नंबर के ऑप्शन में डिटेल्स ऑफ हस्बैंड इंश्योरेंस। अब विडो कोई लेडी होती है, तो विडो या तो डाइवर्सी होती है, ठीक है, तो उसमें तो कोई इसमें कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तो ब्लैंक रहेगा। ठीक है। और ठीक है, और एक जो कोई दूसरा जो क्वेश्चन आता है, ये 8 नंबर का पेज होता है जो पीछे जाते हैं, जिसमें सिग्नेचर करना होता है। अब जैसे मैंने बताया था सर कि एक पेंशन प्लान जो मैं जनरली मेरा सबसे ज्यादा बिकते हैं। अब पेंशन प्लान में क्या है, मेरी नानी की अगर मैं एग्जांपल दूं कि पढ़ना लिखना तो आता है, सब कुछ है, बट आंखों की वजह से वो भी प्रॉपरली सिग्नेचर नहीं कर पाती, तो उसमें थंब इंप्रेशन चलेगा। पिछली पॉलिसीज में उन्होंने अगर किए होते हैं, मगर नेक्स्ट टाइम हम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कंप्यूटर कर सकते हैं, ओके। पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पेंशन प्लान सर। कंप्यूटर चलेगा। ओके, वैसे तो सब क्लियर है सर, उसमें दूसरा कुछ अभी आपके द्वारा हाँ कंफ्यूजन। हाँ, आपके द्वारा टेस्टेड होना चाहिए वो कंप्यूटर। कौन सा? आप सेल्फ टेस्ट करेंगे उस कंप्यूटर को। ओके। उसमें लिखा जाएगा कि आपने लेफ्ट हैंड के बाएं हाथ को, अंगूठे को आपने टेस्ट किया। हाँ, एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा सर, नहीं, थंब इंप्रेशन के साथ। उसी को गोला मार के टेस्टेड बाय लेफ्ट हैंड और अपना सिग्नेचर सिग्नेचर जैसे हम बैंक में करते हैं। हाँ, बैंक में करते हैं। कोड उस नंबर थंब लगाते हैं, इंप्रेशन स्टाम्प पे लगाते सर्कल हैं। लगा, उस स्टैम्प जैसे उस थंब इंप्रेशन पे सर्कल लगा के अपना स्टैम्प लगा के सिग्नेचर कर दे, दस। वेरीफाई हो गया। जी मित्रों, सर अच्छा, स्टैम्प से याद है सर, स्टैम्प हम लोग को बनाना जरूरी है? हाँ, बनाना जरूरी है। उसे लगता है कि आप अधिकारी हैं, नहीं तो लगता ऐसा लगता है कर्मचारी हैं। लेकिन इनका फॉर्मेट मेरे पास नहीं है। फॉर्मेट है ना? सर एक फॉर्मेट मेरा है, मैं डालने का। कैमरे में देख रहा हो तो यहाँ पर रजनीश मनीष साहब मुझे सेंड कर देंगे इसको? हाँ, क्यों नहीं करते? आपको दिख रहा है? नहीं, उनको सही- नहीं सही- दिख रहा। ठीक है नहीं, ना? क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक कैमरे के आगे लाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा दूर से आप विजुअलाइज करिए। हम्म। हाँ, अब थोड़ा दिख रहा है, यस, अब सही है। सबसे सर, ठीक ऊपर है। नाम है, नीचे कोड नंबर है, ब्रांच कोड है, मोबाइल नंबर है, ब्रांच एड्रेस है, बस। मैं इसको आपको भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, इनको फोटो खींच के भेज दीजिएगा मुझे। हाँ हाँ, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए सर, एक मिनट। मोबाइल नंबर आपने परसों भी लिया था इनका। अब मैं वही अच्छा, नहीं कर रहा हूँ। लीजिए, मेरे को लगा कि प्रशांत जी पूछ रहे हैं। नहीं मनीष आइए ना, आप मेरे पास सर, आपसे काम भी है। हाँ हाँ, मैं कल आ रहा हूँ आपके पास, मेरी ठीक है, कल मैं आ ही रहा हूँ और कोई क्वेश्चन दोस्तों आज के सब्जेक्ट पे? सर एक बात मैं बताना चाहूंगा सर
ये एक्चुअली जो रंजीत जी ने जो क्वेश्चन किया था ना आपसे सर, एक ईमेल के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि एक्चुअली में कल मैं ब्रांच में गया था, वो इसलिए में गया था कि अभी जो क्या ई डॉक्यूमेंट ई पॉलिसीज आती है जी ईमेल आईडी पे कस्टमर के, अभी क्या है कि मैंने कुछ पॉलिसीज रखी थी, मेरी खुद की रखी थी, तो उसमें जो ईमेल एड्रेस था मेरा खुद का ही मैंने रखा था, जो भी मेरा जब एजेंसी ली तब का, तो वो दोनों सेम था। तो मुझे कल बोला गया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सेम ईमेल एड्रेस नहीं लिखना है, कस्टमर का भी हो तो अगर ना हो तो आपको नहीं लिखना है, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। तो उस केस में ऐसा कर सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट हमारा ईमेल एड्रेस है ना वो दे सकते हैं सर उसमें। आप कितना ईमेल हमारा बना लोगे साहब? आप कितना ईमेल बना लोगे? आप 2 कितने? बना लोगे, 5 बना लोगे, 10 बना लोगे, 100 बना लोगे, कितना बना लोगे ईमेल? खुद ही भूल जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर सर उन्होंने ऐसा बताया कि वो आप अपना नहीं ले सकते ईमेल। सही बोला ना, अपना तो डालना नहीं ना, वहाँ पे तो कस्टमर का मांग रहा है, आप तो अपना डाल के गलत कर रहे हो ना। हाँ तो नहीं डालेंगे। मत डालिए, छोड़ दीजिए, बोलो नहीं ईमेल आईडी। हाँ लेकिन जो डिविजनल लेवल का केस होगा वो बगैर ईमेल आईडी का प्रोसेस ही नहीं होगा, वापस आईडी पे कर देगा। ओके। मतलब जब आपकी मजबूरी होगी तब आपका कस्टमर की ईमेल आईडी आएगा। जब तक आपको मजबूर ना किया जाए आप सही रास्ता अपनाएंगे ही नहीं। तो तरीका बनता है ना, कस्टमर का फॉर्म भरने के साथ में 500 रुपये का फीस ले लीजिए, ईमेल रजिस्ट्रेशन का, ईमेल आईडी बनाने का, ऐसा रहेगा। अरे सर बना तो दे, ऑपरेट ही नहीं करना आता तो फिर क्या करेंगे? सर आप बना के उसके जो फॉर्म होता है ना, हाँ। एक्सट्रैक्ट फॉर्म एक होता है, मैं उसके प्रति प्रेजेंटेशन कभी रखूंगा। एक्सट्रैक्ट फॉर्म के ऊपर उसको रखो, अपन रिकॉर्ड में बना के रखो, उसका क्या ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड है, आपका सब बना के रखो। जी जी बिल्कुल सर। मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। उनका फर्स्ट नाम लीजिए, इनका डेट ऑफ ईयर लीजिए और मोबाइल नंबर डाल के @gmail.com कर दीजिए, फिर आपके पास वो कभी भी इस ईमेल को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल कोई बिल्कुल। एक मेथड अपना लीजिए, जैसे उसका पैन कार्ड नंबर है या मोबाइल नंबर का या उसका डेट ऑफ बर्थ का, जैसे 01020197 डेट ऑफ बर्थ है, वो करते कि जो रंजीत जी ने बताया था। और सब में पासवर्ड एक ही रखिए, जो आपको भूल भी जाए तो कस्टमर का इतना ही चीज मुझे याद रखना है और कर देना है। मैं मोबाइल नंबर सेव करता हूँ, उसका नाम और पॉलिसी नंबर। जी श्योर थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की संध्या में आप सबको जुड़ने के लिए। कल का हम सब्जेक्ट रखेंगे फॉर्म नंबर 340। ओके सर। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। श्योर। लगता है फॉर्म हम लोगों को जानकारी मिलना चाहिए। जी सर, बिल्कुल नहीं, सर, बहुत बिल्कुल। जरूरी है सर, बहुत जरूरी है सर, यही तो बेस है हमारा। फॉर्म नंबर 340। ठीक है दोस्तों, कल का जी सब्जेक्ट सर। रहेगा। धन्यवाद दोस्तों आज की संध्या में जुड़ने के लिए, आपने बहुत अच्छा समय दिया। बहुत मनीष मुझे कॉल करेंगे अभी? मनीष कॉल करेंगे मुझे? एक नंबर भेजें। अपना नंबर बताइए, मैं कॉल करता हूँ। अच्छा मैं भैया फिर लगा के पहचान जी पूछ रहे हैं क्योंकि मुझे लगा तो आप देख नहीं एक रहे बार ना। नंबर दीजिए, अपना नंबर दीजिए। नहीं मैं कर रहा हूँ, कर दिया। ठीक 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 ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सॉरी सर, दोस्तों। डिस्टर्ब। थैंक यू। Okay. नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट सर।